मोर देन 80% ऑफ द बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये हैबिट नहीं है एंड पूरा घिसते हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल पूरा घिसते हैं एंड अल्टीमेटली जो है उन्हें जो है वो सक्सेस नहीं मिल पाता, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्रैक नहीं कर पाते सिर्फ इस एक हैबिट के चलते। जी हाँ, मतलब बहुत से बच्चे मैंने देखे कि बहुत सारे टेस्ट देते हैं, भैया इतने टेस्ट देते हैं, इस क्लासेस की टेस्ट सीरीज, उस क्लासेस की टेस्ट सीरीज, ये लगाओ वो लगाओ, दिन में 3 टेस्ट दे रहे हो, दिन में 4 टेस्ट दे रहे हो एंड फिर भी जो है वो मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, फिर भी जो है उसी एक लेवल में, जैसे कि 400 के 500 के बीच में फंस जाना, 300 के 400 के बीच में फंस जाना, वही जो है वो घिसा पिटा चालू रहता है ना। एट द एंड नीट में भी वही करके आते हैं। तो भैया इस जिस हैबिट की मैं जो बात कर रहा हूं वो है ऑफ मॉक टेस्ट एनालिसिस एंड अगले जो 3-4 मिनट में आपको बताने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पूरे जितना भी समय बचा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर फॉलो करोगे तो गारंटेड 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 आपका स्कोर को जो है वो बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते ही ऐसा ही जाएगा भाई, लिख के ले लो। क्योंकि शायद तुमको शुरुआत में ऐसा लगेगा जब ये तुम एनालिसिस करोगे या जब तुम ये मेथड फॉलो करोगे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये जो है ना, मतलब ये बाम्बू का ट्री मालूम है आपको कि बाम्बू का ट्री जो है वो शुरुआत में दिखता नहीं है रिजल्ट, उसको जो है वो काफी 4-5 साल 5-6-7 जो है वो बस पानी दे रहे हो, इतु सही है इतु सही इतु सही है एंड 1 साल में एकदम से वो एकदम बहुत बड़ा बाम्बू का ट्री जो है वो बन जाता है, एक ही साल में उसकी ग्रोथ दिखती है। क्योंकि ये जो मेथड मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये आपके रूट स्ट्रॉन्ग करेगी, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगी और इसका फायदा आपको जब बड़े बड़े सिलेबस के टेस्ट आएंगे आपके, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, 1/4 क्वार्टर सिलेबस, हाफ सिलेबस टेस्ट, क्वार्टर सिलेबस टेस्ट, 3-4 चैप्टर्स की टेस्ट, मेजर टेस्ट जो आपके क्लासेस में होती होगी, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस, इसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा था मॉक टेस्ट एनालिसिस की। काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट एनालिसिस। चाहे आपने परफॉर्म कैसा भी किया हो मॉक टेस्ट में, और अगर आप मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे सही तरीके से तो आपको मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो क्या करना है, मॉक टेस्ट कैसे करना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस चाहिए शुरू करते हैं। तो एक मैं शीट बना रहा हूं, ये शीट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो शेयर कर दूंगा, आप इसकी प्रिंट निकाल लेना और हर टेस्ट के बाद ये शीट को जो है वो आप फॉलो कर लेना। ठीक है, हर शीट को जो है वो हर उस एग्जाम पेपर से ये शीट पीछे से जोड़ देना जेरॉक्स करके और उसके एनालिसिस स्टोर करके रखना, ठीक है, ताकि आपको बाद में काम आए। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं बात कर रहा था भैया सबसे इंपॉर्टेंट कि हाउ टू डू द टेस्ट एनालिसिस। तो यहां पे देखो मैंने आपके लिए जो है वो एक शीट बनाई है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो दैट इज अ टेस्ट एनालिसिस शीट, यहाँ पे आपके लिए मैंने जो है वो बनाई है। यहाँ पे आपको देखो देखने को मिलेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट नेम देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ये मतलब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आपको उस टेस्ट के मार्क्स कितने हैं ये लिखना है। सपोज 720 मार्क की हर नीट की टेस्ट होती है, तो आप यहाँ पे जो है वो 720 मार्क जो है वो लिख सकते हो। लिखना है 720 मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम तो उसी की टेस्ट होगी नीट की। अगर जेईई का तो आप 360 जो है वो लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे टेस्ट का टाइप लिखना है, ये आपकी माइनर टेस्ट थी या आपकी ये मेजर टेस्ट थी या फुल सिलेबस थी या हाफ सिलेबस थी। ठीक है, तो मेरा नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, डॉक्टर शुभम मोरे। बाय द वे माय नेम इज डॉक्टर शुभम मोरे, आई एम अ नीट बायोलॉजी एजुकेटर सिंस लास्ट 9+ ईयर्स एंड अभी मैं अनअकैडमी पुणे में पढ़ाता हूँ। पहले मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, अभी ऑफलाइन अनअकैडमी पुणे के वन ऑफ द ब्रांचेस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपका रैंक क्या है, जो भी आपका स्कोर शीट आया होगा उसमें आपका रैंक क्या है। रैंक मतलब मैं क्लासरूम रैंक की बात नहीं कर रहा। अगर आपका अच्छा इंस्टीट्यूट है तो आपका नेशनल रैंक जो भी आता होगा वो आपको नेशनल रैंक यहाँ पे लिखना है। अगर आपका लोकल इंस्टीट्यूट है तो आप लोकल से सेटिस्फाई हो सकते हो अभी के लिए। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम एंड आपके परसेंटेज कितने ऑप्टेंड हुए एंड कितने मार्क्स आपको मिले। सपोज 520 मिले और आपका परसेंटाइल आया है 89 परसेंटाइल, तो ये आपको यहाँ पे बस लिख लेना है। तो ये आपको सबसे पहले फिलअप करना है। देन आप जाओगे नीचे आओगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है आपके लिए सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस शीट। तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट ऑर्डर आपका क्या था ये यहाँ पे फिल आउट करना है कि सपोज आपने जो है वो जूलॉजी सबसे पहले अटेम्प्ट किया, सबसे पहले जूलॉजी किया, फिर आपने बॉटनी किया, फिर आपने केमिस्ट्री किया और फिर आपने फिजिक्स किया। तो ये आपका ऑर्डर का सीक्वेंस जो है यहाँ पे होना चाहिए। अब आपको नोट डाउन करना है, ये बहुत ही स्मार्ट मूव है, ये आपको आगे जाके जो है वो काफ़ी फायदा देने वाली है। आपको सपोज जूलॉजी में टाइम लगा सपोज 20 मिनट्स एंड बॉटनी के लिए आपको टाइम लगा सपोज 30 मिनट्स, केमिस्ट्री के लिए आपको टाइम लगा सपोज 60 मिनट्स एंड बाकी का जो भी बचा हुआ टाइम है आपका, चाहे कितना बचा है 50, 110, 70 मिनट जो बाकी के बचे आपको, वो आपको लगे फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको एक एनालिसिस करना है कि आपने ये पेपर में सॉल्व किया। तो आप इसके मुकाबले अगले हर टेस्ट में अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपका टाइम जो है वो ज़्यादा कहाँ पे जा रहा है, आप टाइम और ज़्यादा कहाँ पे बचा सकते हो। तो ये तो आइडियल टाइम में लिख रहा हूँ सारे कि ऐसा टाइम होना चाहिए। कम वैरी भी हो सकता है, चैप्टर वाइज में कम ज़्यादा भी हो सकता है कि लेंदी चैप्टर आया है, लेंदी पेपर आया है, उसके हिसाब से भी वैरी हो सकता है। डिफिकल्ट चैप्टर है, लेंदी क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से भी अलग जो है वो हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपके मार्क्स कितने एक्सपेक्टेड है, मतलब कितने आने चाहिए थे। ये आपके टीचर से आप पूछ सकते हो कि आप टीचर्स कभी भी एक हैबिट बना लेना कि टीचर से जाकर पूछना एग्जाम के बाद कि सर ये अभी फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स के पेपर में जो है वो आइडियल एक एवरेज जो है वो कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए। अगर टीचर बोलता है कि वहां पे 80 मार्क्स आने चाहिए या 100 मार्क्स आने चाहिए मिनिमम,
तो यहाँ पे लिखना है कि भैया टीचर के हिसाब से तो यहाँ पे आपको मतलब एक्सपेक्टेड मार्क जो है वो 100 है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं 80, ठीक है, या टॉपर का स्कोर जो है आपका 100 है और आपको आ रहे हैं 80, तो ये आपका वहां पे मिनिमम टारगेट होना चाहिए। वैसे 180 टारगेट होता है हर चीज का, बट फिर भी, या आपने टारगेट कितना रखा था, सपोज जूलॉजी का आपने टारगेट रखा था 180 और आपको आया है 160, बॉटनी का आपने टारगेट रखा था 170 और आपको आया है सपोज 165। तो ये टारगेट के हिसाब से भी आप कर सकते हो कि आपका टारगेट ये था और आपको इतना मार्क्स मिला, एंड सपोज केमिस्ट्री का टारगेट था आपका 130 और आपको मिले हैं 120। तो ये टारगेट के हिसाब से भी जो है आप वेरी कर सकते हो या फिलअप कर सकते हो, या फिर आप टीचर से पूछ के भी कर सकते हो पेपर के लेवल के हिसाब से। फिर आप यहाँ पे आगे जाके जो है लिखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट किए, ठीक है, आपने फिजिक्स से बस 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए होंगे तो 20 लिखो भैया। आपने अगर यहाँ के 30 ही किए होंगे, यहाँ पे 40 किए होंगे, यहाँ पे 40 किए होंगे, तो वो लिख लो। अब उसमें से आपको लिखना है, ठीक है, उसमें से आपको लिखना है कि आपके क्वेश्चन गलत हुए, 20 अटेम्प्ट किए, सपोज आपके 5 गलत हो गए तो 5 यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है आप 6 लिखोगे, सपोज 4 लिखोगे या 0 लिखोगे, तो उसके हिसाब से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट सही हुए, कितने अटेम्प्ट किए थे उसके हिसाब से कितने सही हुए, कितने सही हुए। फिर उसके हिसाब से आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज, वो तो रिजल्ट में आ ही जाता है आजकल कि कितना एक्यूरेसी परसेंटेज हुआ, या आप भी निकाल सकते हो कि कितने अटेम्प्ट किए, 20 में से 6 आए तो उसके हिसाब से परसेंटेज भी निकाल के आप एक्यूरेसी अपनी जो है वो नोट डाउन कर सकते हो। तो ये कभी भी फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका, जब भी आप जो है वो टेस्ट देके आते हो या आपका जो है वो रिजल्ट आ जाता है। फिर अब यहाँ पे 2 yes no वाले क्वेश्चन मैंने रखे। वॉज देयर इज रश एट द एंड, कि आपने जब एग्जाम दे रहे थे तो क्या आपने लास्ट में एकदम टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, जल्दी जल्दी करते, जल्दी जल्दी किया था आपने? अगर यस किया होगा तो आप यहाँ पे यस लिखोगे, नहीं होगा तो नो लिखोगे। आपने रिवाइज किया पेपर सॉल्व करने के बाद, मतलब पेपर घर पे आने के बाद आपको जो जो नहीं आया आपने रिवाइज किया या नहीं किया, आप यस या नो दे सकते हो, ठीक है, किया होगा तो। अब जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस टेस्ट एनालिसिस का। क्या करना है आपको टेस्ट एनालिसिस में? सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो आपको आना है यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन एनालिसिस में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ट बनाया है। आपको क्या करना है, आपको हर एक, जैसे कि सपोज आपने जो है वो फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, बॉटनी ले लिया, जूलॉजी ले लिया, आपने जो जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं वो किस वजह से रॉन्ग हुए हैं उसका रीजन निकालना है। क्या आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सपोज आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपके 5 क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक में रॉन्ग हुए तो आप ये भी यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो आपके हिसाब से। केमिस्ट्री में 2 कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे मोस्टली कैलकुलेशन मिस्टेक होता नहीं है, लेकिन अगर हाइडी वेइनबर्ग प्रिंसिपल आया या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जैसे जेनेटिक्स के चैप्टर आए तो भी यहाँ पे 1 या 2 आप ऐसे ऐसे आराम से लिख सकते हो। सिली मिस्टेक की बहुत से बच्चे करते हैं कि सर मुझे ए मालूम था, ये आंसर में ए लिखने वाला था, लेकिन एट द एंड मैंने जो है वो OMR में बी कर दिया, या फिर मैं जानता था इसका ये आंसर लेकिन मुझे क्या बता, क्या मालूम क्या हुआ, मैंने वहां पे ए कर दिया या सी कर दिया। तो ये जो मिस्टेक होती है वो सिली मिस्टेक होती है। तो सिली मिस्टेक पे आपके कितने मार्क्स गए, आपके 3 गए, 2 गए, 1 गया, 5 गए, तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो। अब आपने, ठीक है, अब ये वाला सिली मिस्टेक वाला पॉइंट, या मैंने ये यहां से अलग भी बना दिया क्योंकि सिली मिस्टेक में बहुत सारी चीजें आती है। सिली मिस्टेक मतलब वही है, मैंने बोला कि भूल गया एंड टाइम पे, या फिर एंड टाइम पे मैंने क्या हुआ क्या मालूम, मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हुआ और मैंने यहाँ पे किया, तो उस हिसाब से। या सिली मिस्टेक वाला ये नीचे भी आप लिख सकते हो कि आपने पेपर में तो सही सॉल्व किया था जब सॉल्व कर रहे थे, बस OMR पे गलत कर दिया, तो ये आपकी OMR फिलिंग मिस्टेक यहाँ पे आप जो है वो बन सकते हो किसी भी तरीके की, ठीक है, कि ये कितने रॉन्ग हुए। कंसेप्चुअल, आपको कंसेप्ट गलत समझा तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट रिवाइज करने की जरूरत है। जो भी कितने भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, कि आपको वहां पे कंसेप्ट जो है वो वहां पे रिवाइज करने की जरूरत है, तो वो इस तरह से लिख सकते हो, या बाकी सारी चीजें यहाँ पे आप जो है वो लिख सकते हो। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन के एनालिसिस हो गए, जो भी आपके गलत हुए हैं उनका एनालिसिस। अब मैं बात करना चाहूंगा जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि 3 कैटेगरीज होती है, एक आपने अटेम्प्ट किया सही हुआ, एक आपने अटेम्प्ट किया बल्कि गलत हुआ, और तीसरा होता है जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें भी आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो, जैसे आप कंसेप्ट या भूल गए, एंड टाइम पे ब्लैंक हो गए, आपने फिजिक्स के फॉर्मूले भूल गए आपके 4 क्वेश्चन का कि कैसा फॉर्मूला लगाना है, केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन का, या क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 6 का, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। या बॉटनी के कोई कंसेप्ट भूल गए, जूलॉजी के कोई कंसेप्ट भूल गए, ठीक है, बट कॉन्फिडेंस की वजह से भी हो जाता है कभी कभी कि आपका आंसर सही आया था, आपको लग रहा था कि बी करना चाहिए, पर आप नेगेटिव मार्किंग से डर रहे थे, तो फिर आपको यहाँ पे ऐसे 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फिजिक्स में छोड़ दिए कि कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैं मार्क नहीं कर पाया। आपने जो है वो क्लास मिस किया था और रिवाइज भी नहीं किया, उसकी वजह से मार गया कि ये कंसेप्ट मैंने कभी दिखा ही नहीं, या मैं आया था लेकिन पढ़ाई नहीं तो मैंने रिवाइज भी नहीं किया, बाद में जाकर डाउट सेशन में टीचर से समझाई नहीं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होना, या आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए तो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो उसके हिसाब से, या बाकी कोई रीजन है तो इसके हिसाब से इस चार्ट में जो है लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना, दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन एनालिसिस। फिर ये पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। आपको टॉपिक्स, जैसे कि सपोज आप जो है वो आप जो है वो कोई फिजिक्स का टॉपिक है जो आपका वीक रह रहा है, तो सपोज न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, तो आप वहां पे पूरा चैप्टर का नाम लिख सकते हो कि इसमें आपको कम आए, तो वो आपको रिवाइज करने की जरूरत है। या कोई सब कंसेप्ट भी ले सकते हो, जैसे जूलॉजी में सपोज आप जो है वो इवोल्यूशन का टेस्ट था और आपके सारे रॉन्ग हुए हार्डी वेइनबर्ग प्रिंसिपल में, तो आप वो कंसेप्ट ही यहाँ पे लिख सकते हो। एंड जेनेटिक्स में सपोज आपकी पेडिग्री एनालिसिस गलत हुआ तो वो आपको रिवाइज करना है। ये जो वीकनेस है ना, ये आपको करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपका ये भी वीकनेस हो सकता है कि आप न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व नहीं कर पाए,
कैलकुलेशन एरर आ रहा है, तो ये सारी वीकनेस आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो। इससे आपको एनालिसिस जो है वो कैसे करना है वो बेटर समझ में आ जाएगा। एंड फिर ये जो वीकनेस आइडेंटिफाई करने के बाद एक तो आप ये सारा एनालिसिस अपने मेंटर के साथ शेयर कर सकते हो, या फिर आप जो है वो एक्शन प्लान क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है कर सकते हो कि आपको ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक है आप कैसे सुधारोगे। आप ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, आप टेबल्स लर्न करोगे, आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस अच्छे से करोगे, आप जो है वो फॉर्मूले जो है रेक्टिफिकेशन काफी अच्छे से करोगे। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किस में जरूरत है, सपोज फिजिक्स में जरूरत है तो फिजिक्स लिखोगे, केमिस्ट्री में जरूरत है तो केमिस्ट्री लिखोगे, तो इस हिसाब से करना है। ठीक है। अगर आपको स्ट्रेटेजिक में कोई गलत हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार जूलॉजी पहले सॉल्व करके फिर बॉटनी सॉल्व करके फिर केमिस्ट्री सॉल्व करके नहीं हो रहा है, तो मैंने जो सीक्वेंस बताया वही होना चाहिए आइडियली। बट अगर आपको लगता है कि आप अगर अलग मेथड से करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, तो आप उस हिसाब से भी स्ट्रेटेजी में चेंज ला सकते हो। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड आप इमोशनली या मेंटली ब्रेकडाउन हो गया आपका पेपर में, आप ज्यादा मैच्योर कैसे हो सकते हो। कोई खांस रहा है तो उससे डिस्टर्ब कैसे ना हो जाए, या फिर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है या आपको किसी पे गुस्सा है, आप पीस नहीं रख पा रहे हो तो उस पर कैसे कंट्रोल लाया जाए। तो ये सारा आप करके यहाँ पे खुद के लिए जो है ये क्या बोलते हैं इसको, मिरर जो है वो क्रिएट कर सकते हो हर टेस्ट के बाद। एंड मार्क माय वर्ड, आपको शायद पहले टेस्ट के बाद, दूसरे टेस्ट के बाद, तीसरे टेस्ट के बाद या चौथे टेस्ट के बाद इतना नहीं नजर आएगा, लेकिन आपका जब ये बन जाएगा ना ऐसा बंच, और आप हर एक छोटी से छोटी मिस्टेक ढूंढ के उसको करेक्ट करोगे ना भाई, मैं लिख के देता हूँ भाई, गारंटेड मार्क्स में इंप्रूव होगा। एक एवरेज बच्चा भी टॉपर बन जाएगा अगर ये हर टेस्ट को वो करता है। टेस्ट चाहे कितना भी कैसा भी जाए, लेकिन आप इस सही तरीके से अगर उसका एनालिसिस करोगे तो गारंटेड मैं लिख के देता हूं आपको कि आपको काफी अच्छी तरीके से जो है वो इंप्रूवमेंट आपकी होने वाली है, एंड आप जो है वो जीतोगे एट द एंड। होप आपको ये पसंद आया होगा। ये आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, मैं वहां पे भेज दूंगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डॉक्टर शिमू आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। एंड प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फॉर सच क्वालिटी कंटेंट मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।